तो आपका यह पहला प्रश्न है, कॉपर धनायन रंगहीन है परंतु Cu2 धनायन रंगीन होता है क्यों? ठीक है, तो देखो हम आपको पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल उंगलियों पे याद करवाएंगे, बिल्कुल नहीं रटाएंगे और एक ही वीडियो में आपको पूरा उत्तर समझाएंगे और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, और हम आशा करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है, और नहीं आता है तो आप बता दें, हम आपको सिखा देंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम कॉपर का देखते हैं, कॉपर धनायन और ये कॉपर 2 धनायन। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है वो देखो, तो कॉपर धनायन का है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, क्योंकि 4s1 जो इसका कॉपर होता है, देखो जो कॉपर होता है उसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है कॉपर का 4s1 3d10। Cu धनायन, ये Cu धनायन एक चला गया तो माने जो एक है आपका ये त्यागा जाता है, त्याग दिया जाता तो आपका बचता है 3d10, तो हमने 3d10 लिख दिया। अब Cu2 धनायन के देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। देखो अब यहाँ देखो, या तो इसको देख करके इसको लिख सकते हैं या इसको देख करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक तो ये निकल जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक तो ये चला गया और 3d जो 10 है यहाँ पर अब हो जाएगा 3d9, यहाँ हो जाएगा आपका 3d9। ठीक है, अब इनको क्या है हम बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपका बन गया है डी उपकोष, ये आपका बन गया है डी उपकोष 3d। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, पहले एक एक करके भरते हैं। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, जब और बचते हैं तो फिर दोबारा से भरते हैं हुंड के नियम के अनुसार। ये हुंड का नियम कहता है, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के ऑर्बिटल में मतलब कक्षक में एक एक करके भरते हैं, शेष रहते हैं तो उनका युग्मन शुरू होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके कैसे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। अब इसका भरते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 9 तक चलना है, 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका ये हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक यह है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक बात सोचो कि ये रंग उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो इन्होंने कह दिया कि Cu धनायन रंगहीन है, मतलब ये जो है आपका रंगहीन है, रंगहीन है। तो एक नज़र में एक बात पता चल जाती है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित हैं, और ये वाला रंगीन है, Cu2 धनायन रंगीन है, तो ये कैसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तभी तो रंगीन है। ये तो देखो दिमाग में तुरंत पता चल रहा है कि इसमें परिवर्तन क्या है। तो मतलब अपन सोच सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंग उत्पन्न होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंग उत्पन्न होता है। तो क्या होता है सही बताएं आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण डी संक्रमण होता है। ये डी है, डी उपकोष है, तो डी संक्रमण होता है और रंग उत्पन्न होता है। अब इसको अपन अपनी घर की भाषा में कैसे समझो। होली का समय है, जे कोई मकान है और एक कमरे में 2-2 लोग रह रहे हैं, और एक दूसरा मकान है उसमें भी 5 कमरे हैं, तो एक कमरे में 2 लोग 2 लोग 2 लोग 2 लोग, और एक अकेले कमरे में एक लड़का रह रहा है। होली का समय है, तो मन में इसके विचार आएगा, ऐसे अपन भी हैं, आज अपन अकेले हैं तो मन में विचार आता है कि वे लोग कहीं घूमने तो नहीं गए, वे कहीं पार्टी करने तो नहीं गए। तो ऐसे ही होली के समय में जब ये अकेला इलेक्ट्रॉन घर में रहता है तो उसको लगता है कि वे लोग पार्टी कर रहे होंगे। तो ये क्या है, जे किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के पास गया। कोई अगर कोई लड़का होता है ये तो कहीं ना कहीं किसी के घर में जाएगा ये, अब सोचेगा ये
हम तो सोच रहे थे कि जी होली खेल रहे हैं, लेकिन जब ये पहुंच जाएगा, अब सोचा कि चलो पहुंच तो गई है तो होली खेल लो, तो वो रंग उत्पन्न हो जाएगा। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ही क्या है, रंग उत्पन्न होता है, इसके कारण ही रंग उत्पन्न होता है। तो देखो, आपको उत्तर लिखने के दो तरीके हैं, कैसे लिखना है देखो हम आपको बता देते हैं। आपकी इच्छा है इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे यहां से उत्तर लिखेंगे और डैश कर देंगे और उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। कॉपर धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, कॉपर धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि इसका 3D उपकोष पूर्ण भरा है। कॉपर धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि इसका 3D उपकोष पूरा भरा है, इसका 3D कक्षक पूरा भरा है। क्या कहा हमने, कॉपर धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि इसका 3D उपकोष पूरा भरा है। और आप सभी जानते हैं उपकोष कितने होते हैं, S P D F, ये उपकोष होते हैं। तो इसका जो 3D उपकोष है पूरा भरा है, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण डी संक्रमण नहीं होता, जिसके कारण डी संक्रमण नहीं होता है। इस कारण Cu धनायन रंगहीन या सफेद होता है। बहुत सरल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए, ये तो सामान्य चीज है, ये तो सामान्य चीज है। आपको पूरी केमिस्ट्री के 70% प्रश्न हम आपको ऐसे ही निकाल के देंगे, हमें उत्तर कोई पता नहीं है, हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, अब इसको देख करके हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। अब यहां से इसको शुरू करते हैं। जबकि Cu2 धनायन के 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से, जबकि Cu2 धनायन के 3D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से डी संक्रमण संभव होता है, इसलिए Cu2 धनायन रंगीन होता है, इसलिए Cu2 धनायन रंगीन होता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों, मतलब यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों, ऐसा तो कुछ कारण होगा। देखो, तो सही बात तो यह है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन इसको हम अपने से कनेक्ट करके देखते हैं, अपने से कनेक्ट करके देखते हैं, समझना बात। अगर देखो किसी के पास ट्रैक्टर है और उसके पास ट्रॉली है, 2 ट्रॉली जानते हो पीछे लगती है, 2 ट्रॉली हैं, एक ट्रैक्टर है। तो अब क्या होगा, और व्यक्ति इसको परेशान करेंगे कि भैया हो, एक ट्रॉली तो ठीक है आपके लिए, ट्रॉली फालतू रखी है, हमें दे दो। परेशान। एक दिन बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है, भाई साहब दे दो, क्या रखी है आपकी ये। इसी तरह आपने देखा होगा, आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखी है तो आपके दोस्त आपसे मांग ले जाते हैं, बोलो सही बात है गलत बात है, मांग ले जाते हैं। तो आप इस झंझट से परेशान होकर के क्या करते हैं, किसी को वो दे देते हैं। अब आपने कर लिया स्थायी विन्यास प्राप्त, तो इसने क्या है, एक ट्रॉली दान कर दी। अब उस व्यक्ति से कोई भी मांगने नहीं आएगा कि अपनी ट्रॉली हमें दे दो, ठीक है। इसी तरह बच्चों, जिंक का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो हमने आपसे क्या कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सरल है, 10 मिनट में आपको सिखा देंगे। पूरी केमिस्ट्री इसी से ही बनती है, पूरी केमिस्ट्री आपको हम
इस ही चीज़ से बना देंगे। और ये सरल है, ये सरल है। तो देखो, अगर जिंक अपने बाहरी कोश के, ये बाहरी कोश होता है, कोश की जानते हो कैसे होती हैं? परमाणु होता है ऐसे, परमाणु होता है, तो ये आपका के कोश होता है, ए एल होता है, ए एम होता है। इसको नंबर भी दे सकते हैं, 1 2 3, ऐसे अपन नंबर देते चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कोई लेता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या कोई इलेक्ट्रॉन छुड़ाता है, तो कहाँ से छुड़ाएगा? बाहरी कोश से छुड़ाएगा, बाहरी कोश से छुड़ाएगा। तो यहाँ देखो, बाहरी कोश जिंक का कितना है? 4s है। तो बाहरी कोश के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसको त्याग देता है, दे देता है। तो अब इसके पास जो स्थायी विन्यास बना वो देखते हैं। 1s ये आपका 2 हो जाएगा, 2s 2p6 ये आपका 8 हो जाएगा, और 3s 3p और 3d, तो 10 6 16 2 18। ठीक है, ये इसका स्थायी विन्यास बन जाता है। कब बन जाता है? जिंक 2 आयन का। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जिंक की, तो जल्दी से लिख देते हैं। इस तरह से आपका ये क्या बन जाता है? ये बनेगा आपका 4s2 3d 10। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका ऐसा लिखेंगे तो ये यहाँ से हट जाता है। ठीक है, ऐसे ये बन जाता है आपका, जब इसको अपन यहाँ से कर देते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये तो यहाँ से गायब हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ देखो 10 6 16 2 18, और इसका यहाँ बनता है 2 8 18 2। ये स्थायी विन्यास नहीं है, और संसार में सभी तत्व स्थायी रहना चाहते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इस पर कभी हम और विस्तार से आपको चर्चा करके बताएंगे। तो इसका उत्तर जो है कैसे आपको लिखना है वो देखो। उत्तर में कैसे लिखेंगे? देखो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जिंक परमाणु, ये जिंक परमाणु है। जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कोश के, जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर, जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। जिंक परमाणु अपने बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये आपको उत्तर लिखना है। ये बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन या त्याग देगा तो स्थायी विन्यास बन जाता है। स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लाने ही ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो बेचारा व्यक्ति परेशान हो गया था, तो एक ट्रॉली वाले दे दी किसी को, अब कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? तो उत्तर। अब आपका प्रश्न है लैंथेनाइड संकुचन क्या है? ठीक है, और इसका कारण भी लिखना है आपको कि क्या कारण है कि लैंथेनाइड संकुचन होता है। तो देखो कितनी सरल केमिस्ट्री। एक बात बताओ, कोई भी समूह आवर्त सारणी में इतने सारे समूह आवर्त होते हैं, 7 होते हैं, 7। कभी भी जब इधर से आप इधर चलोगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे कि 1 ऐसे होता है 2, ठीक है, फिर ऐसे चलता है 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके मुकाबले इसका आकार बहुत छोटा होता है, आकार घटता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, आकार छोटा हो रहा है। ये तो सत्य ही है, ये तो सत्य ही है। अब इसमें क्या लिखना है? बहुत सरल है। तो क्या लिखोगे आप? हेडिंग बना दोगे लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन, और आप इसमें उत्तर लिखोगे लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, आप सभी जानते हैं लैंथेनाइड जो तत्व हैं कहाँ रखे गए हैं? डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं, डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, 4f और 5f। तो जब यहाँ से इधर चलेंगे अपन, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और आकार घटेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आपको उत्तर लिखना है लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं के
आकार एवं आयन में कमी होती है। समझो पूरी बात। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके आकार एवं आयनों में कमी होती है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। वो तो सत्य ही है, इसमें दिक्कत क्या है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आकार घटता है, इसमें क्या समस्या है? सीधा आपको लिखना है लैंथेनाइड संकुचन और हेडिंग लिख देंगे कि लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका आकार और उनका आकार व आयन का आकार घटता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। जब हम बढ़ते क्रम में चलते हैं लैंथेनाइड में तो उनका आकार और आयन का आकार दोनों घटते हैं, इसे कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। और इसका कारण क्या वो देख लेते हैं। क्या लिखेंगे आप? कारण में क्या लिखेंगे वो देखो। जब आपने डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा होगा तो इस तरह से आप लिखते हैं, और इसका लिखेंगे आप n-2f, और डी पे घात आपकी कितनी होती है? 1 से 10, ठीक है, और एफ पे 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ns1 ns2। तो यहाँ तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि कारण क्या है, इसका कारण क्या है। तो आपको लिखना है लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन, लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना भर के, लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना भर के n-2f कक्षक में भरता है, जिसके कारण नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बहुत कम हो जाती है, इसलिए लैंथेनाइड का आकार व आयन का आकार, लैंथेनाइड का आकार मतलब लैंथेनाइड परमाणु का आकार व आयन का आकार संकुचित हो जाता है। पूरी बात क्या है फिर देखो। लैंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में ना भर के n-2f में भरता है, जिस कारण नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी कम रह जाने से आकर्षण बल में वृद्धि होती है, फलतः परमाणु व आयन का आकार संकुचित हो जाता है। ये आपको लिखना है। अब आपका प्रश्न है संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो एक नज़र में आपको लगता है परिवर्ती क्या है, तो अगर हमने ऐसा लिख दिया परिवर्तनशील, अब आप उत्तर समझ जाएंगे। यहाँ लग रहा था कि परिवर्ती क्या होता है, अब समझ जाओगे परिवर्तनशील माने बदलने वाली संयोजकता। यहाँ पर आप देखते होंगे जो आपकी मैग्नीज है तो ये +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो अधिकतम मतलब जो अधिकतर तत्व हैं डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बात करें अपन, देखो पहला जो समूह है आपका आवर्त सारणी में सोडियम है, हमेशा 1 प्रदर्शित करता है। इसी तरह दूसरे के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, वो 2 प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनकी जो संयोजकता है वो परिवर्ती होती है, बदलने वाली होती है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि परिवर्ती संयोजकता यह क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखो n-1 D व NS, तो यहाँ से उत्तर आपका पूरा बन जाता है। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके n-1 D कक्षक व NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन के मध्य ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, क्योंकि इनके n-1 D कक्षक व NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बीच ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। मतलब इसके n-1 D कक्षक हैं, NS कक्षक हैं, इनके इलेक्ट्रॉन के मध्य ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इस कारण इनके D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करने लगते हैं। वैसे संयोजकता बाहरी कोश से निकालते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा में अंतर कम है, इसलिए D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी
संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करने लगते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये आपका उत्तर है। और इन तत्वों में मैग्नीज अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, आप सभी जानते हैं। तो संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके n ऋण 1 d कक्षक व ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इनके d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सभी संक्रमण तत्वों में मैग्नीज अधिकतम परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं आवर्त सारणी में S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य रखे गए हैं। इनके जो गुण हैं इन दोनों के मध्य है, इसलिए इनका नाम है संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व जो हैं देखो समूह 3 से लेकर के 12 तक हैं, और यहाँ बात करें तो S1 S2 यहाँ पर आपका 13वां समूह शुरू हो जाता है, तो यह 2 और 13 के मध्य हैं, या फिर बात करें यह 3 से लेकर 12 समूह तक हैं। तो परिभाषा अपन इनकी निकालते हैं, संक्रमण तत्वों की क्या निकालते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यह समूह 2 से 13 के मध्य रखे गए हैं, अर्थात 3 से लेकर 12 समूह में इन्हें रखा गया है। तो देखो जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो। ये आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ये आपका वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये आपका मैग्नीज है, आयरन है, ये कोबाल्ट है, ये आपका निकेल है, ये आपका कॉपर हो जाएगा, यहाँ आपका जिंक हो जाएगा। किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दो, इनका जो डी उपकोष है वो अपूर्ण होता है। 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं इनमें भरे जाते हैं, मतलब 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, मतलब अपूर्ण रहता है। डी कक्षक जो है अपूर्ण रहता है। इसी से अपन उसका उत्तर निकालते हैं। क्या है? वे तत्व जो है, तो वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में समूह 2 और 13 के मध्य रखा गया है। जो समूह 3 से 12 तक व्यवस्थित हैं, या समूह 3 से 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं।